और नई संसद, नया अग्निपथ, बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, ऑपोजिशन पर वो हमलावर नजर आए। कहा 2.5 घंटे तक पिछले सत्र में प्रधानमंत्री की आवाज दबाई गई। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। कल आम बजट पेश होगा और उससे पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोकसभा में शत्रुघ्न सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सांसद पद की शपथ ली। कोई प्रॉब्लम नहीं। इशारा कर रहा था। हेलो सर, नमस्कार। थैंक यू सर। माननीय सदस्यों, मुझे सदन को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के माननीय महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री ट्रोंग का 80 वर्ष की आयु में हनोई में दिनांक 19 जुलाई 2024 को निधन हो गया। महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग पिछले 13 वर्षों से इस पद पर आसीन सबसे वरिष्ठ वियतनामी राजनीतिज्ञ थे और वियतनाम में उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। इससे पहले उन्होंने वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और देश में कई वरिष्ठ राजनीतिक पदों पर कार्य किया। महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग ने दशकों से वियतनाम की प्रगति और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने भारत वियतनाम मित्रता और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी में योगदान भी दिया। वह 2013 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और मुझे अप्रैल 2022 में वियतनाम में एक भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व करते समय उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सदन दुख की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू ट्रोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहाँ की मित्र जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सदन दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्न का which won the National Film Award for Best Feature Film in Telugu. His passion also extends to conservation of art through his trust art at Telangana. He is married to Srimati Vedi Reddy Sirgapur. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल से। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर। उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब 22 स्कूल प्रति साल खुलते गए और बीते हुए 5 साल में मात्र 2 स्कूल ही प्रति साल खुले। एक तो ये स्पीड बहुत ही कम हुई और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी वो गाइडलाइंस 1963 के हिसाब से बनाई गई। आज का बदलता हुआ वक्त है और आप की सरकार अमृत सिटीज़ नाम की बड़े बड़े शहरों को विकसित कर रही है, जिनकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। तो मॉनसून सेशन की हो चुकी है शुरुआत और इस बीच आपको बता दें, बजट सत्र से पहले पीएम का विपक्ष पर वार। सदन देश के लिए है, दल के लिए नहीं। पिछले सत्र में मेरी आवाज दबाई गई, ये बात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई। कुछ दलों की राजनीति नकारात्मक है, पूरी तैयारी से चर्चा समृद्ध करें, प्रधानमंत्री मोदी ने ये तमाम बातें कही। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने,
उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। तो सुना आपने, मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से ऑपोजिशन पर हमला बोला और कहा है कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज सदन के भीतर दबाई गई और इसका कोई पश्चाताप भी विपक्ष को नहीं है। उन्होंने बता दिया है कि तीसरे कार्यकाल में भले ही बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार के काम करने का अंदाज बदलेगा नहीं। पीएम के संबोधन से साफ है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन विपक्ष का रुख भी बेहद आक्रामक है। विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठा सकता है? एक तो कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद, दूसरा पेपर लीक, आतंकी हमले, ट्रेन हादसे समेत कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। और इस बीच आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधि में शामिल होने की इजाजत देने वाले सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। एमपी सांसद जावेद अली खान ने कहा है कि सरकार से यही उम्मीद थी। आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है और सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। इस तरीके के फैसले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद अली हमारे साथ हैं। सर, अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, जो प्रतिबंध लगा तो वो हटा लिया गया है। इस सरकार से यही उम्मीद थी कि वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और सांप्रदायिक संगठन के गतिविधियों में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रेरित कर रही है। देश के हित में ये अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें आपत्ति क्या है अगर संघ की गतिविधियों में भाग लेते हैं सरकारी कर्मचारी? देखिए, मेरा मानना तो है कि संघ एक सांप्रदायिक संगठन है और संघ का फलसफा देश को तोड़ने वाला फलसफा है। और देखिए, आरएसएस के स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की छूट वाले फैसले पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ये लगातार हम देख रहे हैं। बीजेपी ने फैसले पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जवाब दिया है। कहा है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है। बीजेपी सांसद अमरपाल मौर्य हमारे साथ हैं। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करना एक गौरव का क्षण है, गौरव की बात है, क्योंकि स्वयंसेवी संस्था जो देश के लिए काम करती है। आप देखिए, कभी भी देश के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आई है तो संघ के स्वयंसेवकों ने अपने जीवन की बाजी लगा करके संघ में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण इस प्रकार से होता है। ये कौन सी बात कर रहे हैं भाई? क्या कांग्रेस में काम करना जो है लोगों को, देश के लोगों को चाहते हैं क्या? लेकिन अपोजिशन ये कह रहा है कि ये सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स जो है उसका उल्लंघन है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को हमेशा राजनीति ही सूझती है। और एक और मुद्दा जिसकी गूंज इस बार संसद में सुनाई देगी, इसको लेकर भी किस तरीके से हो रहा हंगामा बता दें। नेम प्लेट विवाद पर जेएमएम ने बीजेपी को घेरा है। धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बड़ी बात कही गई है। आरएसएस पर सरकार के फैसले को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि क्या संविधान में इसका प्रावधान है। जनता बीजेपी को जवाब देगी। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो हटा लिया गया है। देखिए, इस देश में अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी और जो संविधान की रक्षा की बात केंद्र सरकार करती है, भाजपा करती है, वो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से संविधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। क्या संविधान में इस बात का प्रावधान है, कहीं लिखा हुआ है? इसके बावजूद अगर इस तरह से किया जा रहा है
तो आप समझ सकते हैं कि धर्म की राजनीति करने वाली और पार्टी विशेष की राजनीति करने वाली भाजपा को आने वाले दिनों में जनता सबक सिखाएगी। कांवड़ यात्रा के रूट पे जो ये कहा गया है, आदेश दिया गया कि जो पहचान अपनी दिखानी पड़ेगी, प्रदर्शित करना पड़ेगा, जितने भी ठेले होटल मालिक हैं, ढाबे हैं, उनको। देखिए, हमारे देश में जो एक गंगा जमुनी तहजीब रही है, सभी लोग मिलकर जो आर्थिक सामाजिक संरचना जिन्होंने बनाया है उसको तोड़ने की ये कोशिश है। क्योंकि अभी किसी भी शहर में चले जाएंगे, फल दुकान से लेके दर्जी से लेकर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि दूसरे कम्युनिटी के लोग करते हैं। तो देखिए, अब तक जो विपक्षी नेताओं के बयानात हमने आपको दिखाए हैं उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस बार का सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। तमाम अहम मुद्दे ऑपोजिशन की तरफ से उठाए जा सकते हैं जिनका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। उसमें नेम प्लेट विवाद भी शामिल है, नीट परीक्षा का इश्यू भी शामिल है और एक और अहम मुद्दा जो ऑपोजिशन की तरफ से उठाया जा रहा है वो ये कि केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगा जो बैन था वो 58 साल के बाद हटा दिया है। तो उस पर भी ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है। प्रतिमा। और इस बीच आपको बता दें, नेम प्लेट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण है ये सुनवाई। आज कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन के मद्देनजर नेम प्लेट विवाद के बीच कांवड़ यात्रा की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेरठ में आज से कई रूट्स पर डायवर्जन किया गया है। दिल्ली में एक्सप्रेसवे और NH-58 पर भारी वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। 2 अगस्त तक ये प्लान लागू रहेगा, लेकिन इस बीच नेम प्लेट विवाद भी लगातार गरमाया। तो देखिए, नेम प्लेट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है आज से ही, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। कांवड़ यात्रा की भी औपचारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है और नेम प्लेट विवाद पर कैसे इस वक्त घमासान मचा हुआ है यह भी जरा आपको सुनाते हैं। तो ये पूरा विवाद लगातार तब सामने आया जब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला लिया कि नेम प्लेट जिस तरह से मुजफ्फरनगर में जिस नियम की शुरुआत की गई थी उस फैसले को पूरे यूपी में लागू किया जाएगा। सावन का पहला सोमवार कांवड़ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो रही है। तमाम शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं और ऐसे में यूपी की योगी सरकार के फैसले पर हमलावर नजर आ रहा है ऑपोजिशन। नेम प्लेट विवाद बढ़ता जा रहा है। सीधे लोकसभा का रुख करेंगे। Sir, in light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, the uphold accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? Speaker sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister sir. So, whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. Sir, regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is when hiding nothing. Everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action on that. Dr. V. Kalanidhi. Sir, it is unfortunate that the Honorable Prime Minister is not here for this discussion where this is of a national importance, sir. The Honorable Prime Minister was here. He could have waited for 5 minutes. आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? Sir, I will tell you, sir, this need is a problem which is being faced in all states, sir, especially in Tamil Nadu. We have been
from its inception, we have been objecting to NEET, and we have said that the decision to implement NEET should be given to the states, sir. The states should be allowed to decide whether NEET should be practiced in the individual states or not. Sir, we have asked a question if there is a proposal to scrap NEET, and that question is loaded with the deaths of so many students, sir. Starting from Anita, so many students have died because of this NEET exam, and they come out with a single line, sir. At present, there is no proposal to scrap the NEET UG examination. We probably should write it on their deathbed, sir. We should write it on the students' deathbed that the government is saying that we have no proposal to scrap this things. Sir, I request that this government should scrap NEET. And you are talking so much about the constitution, sir. Sir, during the emergency, you are talking about Samvidhan and all those things. Sir, 1 minute, sir. I will finish. Speaker, sir, with your permission, I would like to. Okay. Sir, I would like to submit in front of you, in front of this House, through you, sir. Sir, let me inform this august House the background of the NEET. When this has been the singular all India examination pattern, when this has been decided. I am putting the facts in front of you. Sir, in 2010, for the first time, this decision has been taken by the then government. Sir, everybody knows in 2010 who was in the government, who has supported this government. First time in the 2010 this decision has been taken. Subsequently twice this issue has been raised in front of Honorable Supreme Court. Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. At first, this examination was conducted by CBSE. Subsequently, the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, all India pattern examination is very successfully on. And regarding Tamil Nadu, sir, Sir, question number 16. Sir. No, how can it? Same question. Sir. एनके प्रेमचंद जी बोल क्या आप प्रश्न नहीं करना एनके प्रेमचंदन जी Sir, प्लीज sir, the basic issue before us is the credibility of the competitive examinations has already been lost. Sir, 24 lakhs of students have appeared for the NEET UG examination this time. The corruption begins from the date of registration. Now, this time the registration date has been extended, and for correcting the Aadhaar updation, that has also been extended, and the leakage of paper has also happened in Patna. And after all these things, now the future of the students is in big danger, and they are very much apprehensive. They are all approaching us as the people's representative. So the point is, the CBI investigation is going on. So far, only one case is registered and one FIR is registered. CBI investigation is going on, and a committee has also been constituted to look into it. So our case is whether, since it is a matter which is concerning the people at large, I think that तो नीट मामले पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, जहां शिक्षा मंत्री भी इस पूरे मसले पर जवाब देते हुए आपने उनको देखा। लेकिन नीट मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजीआई ने कहा है कि आरोपियों के बयानों के संकेत मिलते हैं। नीट यूजी पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ था। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी। याचिकाकर्ता की ओर से यह बात कही गई, पेपर लीक किसी पेशेवर गिरोह का काम है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोबारा परीक्षा कराई जाए, ये डिमांड की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है पेपर लीक किसी पेशेवर गिरोह का काम है।
एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी है, ये याचिकाकर्ता ने कहा है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभी हम लोकसभा के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे, शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि नीट का पेपर लीक होने के साफ सबूत नहीं है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, पीयूष बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए अभी जो 4 बयान ईओयू और बिहार पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए थे वो आरोपी के मध्यस्थ भी थे और उसमें पेपर लीक करने वाले भी थे। तो उनके बयानों को पढ़ करके सीजीआई ने ये कहा कि इस मामले में बयानों को देख करके ये लगता है कि जो पेपर था वो 4 मई को ही लीक हो गया था। और जब पहली सुनवाई हुई थी तब सीजीआई ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर पेपर काफी पहले लीक हुआ हो, यानी कि 5 मई को जो परीक्षा। बिल्कुल पीयूष, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त लोकसभा में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज़ खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं हम। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister.
Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है ये। मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए, आप पहली बार। हाँ 1 मिनट। कल्याण जी प्लीज, कल्याण जी प्लीज 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सबको मौका दूंगा। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन 1 मिनट प्लीज बैठिए, 1 मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। 1 मिनट, लेकिन हम अगर
सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3 श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3। 9 मैंने सदन की चिंता सरकार को बता दी है और आप सबको बता दी है। Thank you so much for allowing me to speak this important question. I am Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh. एक मिनट प्लीज मानस, आप प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3। माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए। अब माननीय प्रश्न पूछें प्लीज सदस्य। Thank you very much for allowing me to speak this very important question, Honorable Speaker. This is Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh, which is facing acute financial challenges, stalled infrastructure projects. In this context, Honorable Speaker, I would like to know from the Honorable Minister about the centrally sponsored schemes and the projects that have been stopped or discontinued in the state of Andhra Pradesh, along with the reasons for the same. The current state of the stalled or delayed schemes in the state and the reasons behind the परीक्षा प्रणाली में गंभीर समस्या है। परीक्षा प्रणाली का ये जो पूरा सिस्टम है ये ठप हो गया है, ये कहा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने, जिस पर सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, और इस बयान की निंदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि इसी मामले को लेकर वहां सुनवाई चल रही है। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा पीयूष, क्योंकि बहुत अहम सुनवाई है। एक तरफ हम देख रहे हैं संसद में ऑपोजिशन इस मुद्दे पर हमलावर नजर आ रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, जरा सबसे पहले अपडेट दे दें। जी समीर, देखिए सबसे पहले जो है याचिकाकर्ताओं की ओर से जो एनटीए की तरफ से परिणाम घोषित किए गए, अंक तालिका घोषित की गई, उस पर सवाल उठाया गया और उसके बाद जो सीबीआई जो बिहार और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसकी जो रिपोर्ट है और उसकी जो एफआईआर है उस पर गौर करते हुए याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 4 गवाह जो हैं उनके बयान से ये स्पष्ट होता है कि पेपर लीक जो है 3 तारीख यानी कि 3 मई या उससे भी पहले हुआ था। और रिपोर्ट पढ़ करके सीजीआई ने खुद भी सवाल पूछा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कि आखिर ये कैसे संभव है कि बच्चों को, जो परीक्षार्थी थे, उनको 4 मई को ही पेपर याद करने का जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया गया और वो रिपोर्ट में साफ साफ स्पष्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में ये संकेत मिलते हैं कि पेपर पहले ही लीक हो गया था, यानी कि 5 मई को जो लीक होने की बात लगातार एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही थी वो सही नहीं है। ये संकेत सीजीआई ने अपने
टिप्पणी में किए और उसके बाद अब लगातार सॉलिसिटर जनरल इस मामले पर सफाई दे रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस मामले में पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को ये परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर देनी चाहिए, परिणाम भी पूरी तरह से रद्द कर देने चाहिए। अभी इस मामले पर सवाल जवाब बेंच की ओर से और जो एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। जी समीर। तो महत्वपूर्ण सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है, जिस पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी पीयूष पांडे। मैं रामकृपाल जी आपका रुख करना चाहूंगी। इस बार भी संसद सत्र की शुरुआत हुई है और हंगामा किस तरीके से हो रहा है ये आप देख रहे हैं। सदन के भीतर शिक्षा मंत्री पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके इस्तीफे तक की मांग कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जो भी जवाब दे रहे हैं विपक्ष उसे सुनना नहीं चाह रहा। जी निश्चित रूप से ये खैर इस तरह की आशंका तो पहले से ही थी, और जो पिछला सत्र समाप्त हुआ था छोटा सा, उसमें जिस तरह की चीजें हुई थी उससे आशंका तो थी ही कि ये सब आने वाले सत्र में हमेशा एक तरह की जो आजमाइश होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके संवाददाता कह रहे हैं, ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सारे तथ्यों पर नजर रखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो भी कोई फैसला देगी वो तो सही है। रही बात संसद की, जिस तरह से सबका अधिकार है, संसद में जो बातें कही गई मैंने बड़े ध्यान से सुना, उसमें अध्यक्ष जी का भी एक जो कहना था, उन्होंने ये कहा कि स्पेसिफिक बातें करनी चाहिए। जनरलाइज बातें करने से फिर क्या होता है कि बड़ा आसान होता है सत्ता पक्ष के लिए भी कि जनरलाइज उत्तर दे देना। जैसे आदरणीय राहुल जी ने कहा कि सारी ही परीक्षाएं गड़बड़ हैं और सारा ही परीक्षा का मैकेनिज्म खराब है और ये करप्ट है, सिर्फ पैसे वाले जाते हैं। उसके जवाब में उन्होंने जब 2010 का वो बिल दिखाया कि ये बिल पास हुआ था, वो कांग्रेस ने उसको बिल को इंट्रोड्यूस किया था यूपीए में, लेकिन वो बिल किसके दबाव में फिर पारित नहीं किया गया। तो अगर ये गड़बड़ी है, उस समय भी गड़बड़ी थी, नहीं तो क्यों ये बिल लाया जाता। तो मेरा भी ये मानना है कि देखिए, एक तो देश की सर्वोच्च अदालत में मामला विचार की है जी, संसद में इस पे बहस हो, सबकी बात हो, लेकिन सबका प्रयास ये होना चाहिए कि देश के करोड़ों छात्रों के साथ खिलवाड़ न हो, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। और इसमें बिल्कुल सही बात है सर, और ये देश की भावना है कि करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ऑपोजिशन इस मामले को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। आमोद राय, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं संसद के भीतर, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है आज। उन्होंने ये कहा कि पूरा का पूरा जो परीक्षा प्रणाली का हमारा सिस्टम है वो ऐसा लगता है कि ध्वस्त हो गया है, जिसके पास पैसा है वो कहीं भी सीट ले सकता है, ये परसेप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार अभी तक मान नहीं रही है कि पेपर लीक के कोई साफ सबूत मिले हैं नीट मामले में। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि पेपर लीक हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मान रही कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार का पक्ष सिर्फ ये है कि जब ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए, और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में बहस अभी चल रही है, सरकार की उस पर गहरी निगाह है और जैसा निर्देश होगा सुप्रीम कोर्ट का, सरकार उस ढंग से अपना काम करेगी आगे, ये सरकार का पक्ष है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरे मसले को उठाया है, उसके पहले अखिलेश यादव ने उठाया और मणिकम टैगोर ने ये प्रश्न लगाया था प्रश्नकाल के दौरान, और ये स्वीकार भी किया गया सत्ता पक्ष के तरफ से, स्पीकर ने इसको स्वीकार भी किया कि इस पर बहस हो। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे से भागना नहीं चाहती, इसमें जो भी सुधार हो सकता है उसको करना चाहती है। और जिस तरह से अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, सीबीआई के द्वारा जांच किया गया, गिरफ्तारियां इसमें हो रही हैं, तो सरकार इस पूरे मुद्दे से आंख नहीं करना चाहती है। लेकिन उसको ये भी बात पता है कि अंत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आएगा, चूंकि मामला सब जुडिस है, तो उस राह पे ही जाना होगा, आगे बढ़ना होगा, लिहाजा उसका इंतजार किया जाना चाहिए और जो कोर्ट कहे उस आदेश को पालन किया जाना चाहिए। ये सरकार का अपना पक्ष है। समीर, ठीक है, तो आमोद राय हमारे सहयोगी जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे हैं, तो इस मामले में आज जो अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक तो सदन के भीतर ऑपोजिशन इस मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और पीयूष वहां से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बयान का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या एग्जैक्टली उनकी तरफ से कहा गया है नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर, वो आपको सुनाते हैं।
Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछ रहे हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud.